हाँ, तो कैपिटल के दो ही सोर्स हो सकते हैं, या तो ओन फंड या लोन फंड। ओन फंड मतलब लोन फंड हमारा सर। अपना पैसा, लोन फंड मतलब हमने किसी से उधार लिया है, बोरो, लोन लिया है। लोन लिया है। तो अब बताओ, अगर हम किसी का घर उधार लेते हैं, मतलब हम किसी और के घर में रह रहे हैं, तो हम उसे रेंट देते हैं ना। इफ वी आर हाँ लिविंग इन सर। समवन्स हाउस, हम उसे देते हैं रेंट। तो मैं रेंट। क्या कहूंगा, रेंट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्सेस हाउस। किसी और के घर को आप यूज कर रहे हैं, उसका कॉस्ट क्या है हर महीना जो आप रेंट किराया देते हैं, राइट। तो वैसे ही जब आप किसी का पैसा बोरो करते हैं, वो पैसा आपका तो नहीं हो गया, किसी और का ही है। बैंक से लिया तो बैंक का ही है, आपको लौटाना भी पड़ेगा कभी ना कभी, 2 साल 5 साल बाद, जब भी कभी तो लौटाएंगे। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं लौटाना, आप उसके पैसे को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। उसको हम क्या बोलते हैं? लोन जब लेते हैं तो कॉस्ट को क्या बोलते हैं? सर। इंटरेस्ट। इन हाँ, इंटरेस्ट इंटरेस्ट। अगर आपने 100 रुपया किसी से उधारी ली है, बोरो करे हैं आपने 100 रुपए, तो 100 रुपए तो आप लौटाओगे ही। लेकिन क्या सिर्फ 100 रुपए लौटाओगे? नहीं, हर साल उसको दस सर, पंद्रह इंटरेस्ट रुपया देना कुछ पड़ेगा। इंटरेस्ट भी दोगे ना। हाँ। इंटरेस्ट लगता है। हाँ, हाँ सर। तो आप बिजनेस में किसी और का पैसा यूज कर रहे हो, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। और इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ समझ कैपिटल। आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो ये 100 रुपए पे हो सकता है आपको 10 रुपए या 12 रुपए या 15 रुपए, जितना भी इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आपको कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, यस ये तो सर। ये तो तब होगा जब आपने किसी से उधार लिया है, बोरो किया है। अगर आपके अपने पैसे लगे हैं तो क्या? तो फिर आप कॉस्ट किसको बोलेंगे? अपना जब पैसे लगे सर, ये तो इधर अपना हो गया ना सर। हाँ, इसमें तो आप इसमें कौन सा। खुद को तो इंटरेस्ट नहीं दे सकते, नहीं नहीं नहीं। नहीं दे सकते। तो आप कॉस्ट किसको बोलेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल। अभी टाइम ज्यादा नहीं है, एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। हाँ सर। सपोज आपने 100 रुपए का बिजनेस किया। सपोज यस सर। आपने कोई 100 में कोई बिजनेस नहीं होता है। 100 रुपए आपको समझ में आ जाए, कैलकुलेशन इजी हो इसीलिए। ठीक है, 100 रुपए में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और साल के अंत में आपने 5 रुपए कमा लिए, आपका टोटल वेल्थ बन गया 105 रुपए। ओके। हाँ सर। आप बहुत खुश होके अपने मम्मी पापा के पास गए, देखो मैंने बिजनेस किया, 100 रुपए लगाए, 5 रुपया कमाया। तो वो बोलेंगे ठीक है बेटा, बहुत अच्छा काम किया, मेहनत करी, बहुत अच्छा, लेकिन ये बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। अगर आप इसको बैंक में एफडी में भी डाल देते, तो भी आपको 7 रुपए मिल जाते, और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो क्या आपने हाँ रियल में सर। कुछ कमाया? नहीं कमाया। एक साल आपने इसको यूज किया, अगर आप इसको बैंक में डाल देते तो इससे ज्यादा पैसे मिल जाते। हाँ सर। तो यस सर। आपको कम से कम इसमें 10 रुपए तो कमाने चाहिए थे। आप साल भर पैसे यूज कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कम से कम 10 रुपए या 12 रुपए तो कमाने चाहिए थे। समझ रहे हैं? तो आपके हाँ पेरेंट्स सर। आपको वेरी गुड तब बोलेंगे जब आप उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे। तो जब अपना खुद का पैसा लगा होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमें उसमें से कुछ इंटरेस्ट मिलना है। लोन के लिए तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। अपना खुद का जब पैसा लगा होता है तो उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलना है ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है ना, कि इतना तो कम से कम बिजनेस से हम कमाएं। दैट यस एक्सपेक्टेशन सर। इज कॉस्ट ऑफ ओन फंड। जब खुद का पैसा लगा होता है तो उसकी भी फाइनेंस में हम बोलते हैं कॉस्ट है। ठीक है। अकाउंटिंग और यस फाइनेंस सर। में एक डिफरेंस है। अकाउंटेंसी आप लोग सब जानते हैं, डेबिट क्रेडिट, जर्नल लेजर, वो सब। यस यस। हाँ यस सर। यस। अकाउंटिंग और फाइनेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो समझ लीजिए। अकाउंटिंग में ओनर का जो पैसा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल, और जो हम बोरो करते हैं किसी से, लोन लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी।
कैपिटल भी लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, लेकिन अलग लिखा जाता है। लेकिन जब हम फाइनेंस पढ़ते हैं ना, तो फाइनेंस में कैपिटल और लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं है। पैसा ओनर ने लगाया हो या किसी बैंक ने या किसी और ने उधार दिया हो, दोनों केस में उसकी कॉस्ट मानी जाती है। क्योंकि अगर आप पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, अगर वो आप बिजनेस में नहीं लगा के कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपको कुछ रिटर्न मिलता ना। हाँ यस। इसीलिए आपके बिजनेस को कम से कम उतना तो जनरेट करना चाहिए। अगर आपके पास एक हाँ घर है, एक स्पेयर फ्लैट है सपोज, और आपने बोला चलो मैं इसमें बैठ के कुछ बिजनेस शुरू कर लेता हूं, और आप महीने का 5,000 उस बिजनेस से कमा रहे हैं, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स बोलेंगे अरे बेटा ठीक है तुम कमा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसको रेंट पे लगा देते तो 15,000 मिल जाते। तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए? नहीं। आपको बिजनेस तब नहीं। करिए जब कम से कम 15,000 तो आप इससे कमाएं। हाँ सर। तो उसका एक्सपेक्टेड इनकम, जब अपना खुद का पैसा लगा होता है तो एक्सपेक्टेड इनकम कम से कम उतना तो कमाना ही चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ओन कैपिटल। कॉस्ट ऑफ ऑन कैपिटल, हाँ सर। इतना समझ में आ गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नो। नो सर। नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं, कंपनी की बेसिक चीजें आपको पता है। आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, मेरे को थोड़ा इजी हो जाता है पढ़ाना। ओके सर। कंपनी की बेसिक चीजें आपको पता है, कंपनी में क्या होता है, कंपनी की बैलेंस शीट में क्या होता है? एम्प्लॉयज। नहीं, बैलेंस शीट में। इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंसेस। अरे बैलेंस शीट में एक्सपेंस कहां से आएगा भाई? बैलेंस शीट में एक तरफ होते हैं एसेट्स अच्छा, ओके ओके हाँ ओके। सर। और एसेट्स एंड एक तरफ लायबिलिटीज। होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, लायबिलिटीज। हाँ सर। है ना? क्या बोल रहे हैं मुझे? लाइबिलिटी में हाँ सबसे ऊपर में लाइबिलिटी है होता सर। है कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पता है क्या होता है? कैपिटल, ये सर। शेयर कैपिटल पता है क्या होता है? हाँ सर। ठीक है। शेयर कैपिटल दो तरीके का हो सकता है। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल एक और एक होता है प्रेफरेंस शेयर और कैपिटल। हाँ सर। राइट? और उसके बाद होता है हाँ लोन। सर। ठीक है। अब लोन लोन। कई तरीके का हो सकता है। लोन कैन बी लाइक अ बैंक लोन, और लोन कैन ऑल्सो बैंक। बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिबेंचर। डिबेंचर भी लोन ही होता है। डिबेंचर्स, हाँ सर। ठीक है। तो जो हाँ भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा है, वो यही होता है। शेयर कैपिटल, इक्विटी होगा या प्रेफरेंस होगा, और लोन होगा तो बैंक लोन जैसा कुछ होगा या डिबेंचर जैसा कुछ होगा। तो इन सब के लिए हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज। ये पूरे चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ यस सर। कैपिटल को बोलते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल। ओके, यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। नो सर। ओके, नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी बिजनेस, आपके जो प्रॉब्लम आएंगी, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगी, उसमें सिर्फ इक्विटी सिर्फ डेट ऐसा नहीं होगा, उसमें सब कुछ होगा। एक कंपनी के पास इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, डिबेंचर भी है, और आपको मिला करके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में पहला स्टेप क्या होगा? अगर उसके 3 या 4 कंपोनेंट है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है और डिबेंचर है, आप पहले अलग अलग सबकी कैपिटल की कॉस्ट निकाल लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, आप सेपरेटली, यानी अलग अलग सबकी कॉस्ट निकाल लीजिए। जैसे सपोज उसने उस बिजनेस ने बैंक से लोन ले रखा है, लेट्स से 10 लाख का लोन ले रखा है बैंक से, और इसके ऊपर उसको 11% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसका कॉस्ट ऑफ, ये डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट कितना हो गया? 11%। ओके, कॉस्ट ऑफ यस सर। डेट 11% हो गया। लेकिन
डेट के केस में कॉस्ट एक्चुअली थोड़ा कम होता है, जितना बोला गया है उससे थोड़ा कम होता है टैक्स के कारण। वो मैं अभी समझाऊंगा, 1 मिनट में समझाता हूं। सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला है कि द कंपनी हैज 12% डिबेंचर फॉर ₹5 लाख। 12% डिबेंचर का क्या मतलब है कि उसको 5 लाख के ऊपर 12% का इंटरेस्ट हर साल देना होगा। देना होगा। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा? 12%। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर है? Yes. लेकिन हाँ जब भी हम डेट, लोन, डिबेंचर इस तरह की चीजों की बात करेंगे, उसका जो रेट है उसको थोड़ा एडजस्ट करना होता है। क्या एडजस्टमेंट करते हैं? सपोज इस कंपनी का टैक्स रेट है 30%। 30% मतलब अगर इसका प्रॉफिट ₹100 है तो ₹30 टैक्स भी देना पड़ता है ना कंपनी को। पता है? तो Yes. टैक्स पता है ना? हाँ, तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगा। सपोज 11% था, तो 11% मल्टीप्लाइड बाय 1 - टी, 1 - टैक्स रेट। मतलब क्या होगा? 11% मल्टीप्लाइड बाय 1 - टैक्स रेट कितना है? 30%। 30%. 30 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यस सर। यानी 11% मल्टीप्लाइड बाय 1 - 0.3, यानी 11% 0.3। मल्टीप्लाइड बाय 0.7। ओके, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लोन कितना आएगा? ये हम लोग कॉस्ट ऑफ लोन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसका यस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लोन कितना आएगा? 7.7%। 10%। मतलब 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। ओके, अब यस सर। जानना चाहोगे ये क्यों करते हैं? ये 1 - टी से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? मैं हाँ इसके सर। इसके लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखा है। वो वीडियो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा और अगले क्लास में मैं समझा भी दूंगा। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, 1 - टी क्यों करते हैं। मैं वीडियो भेज दूंगा और अगली क्लास में नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में समझा भी दूंगा। लेकिन ये याद रख लो, अभी के लिए सिर्फ रट्टा मार लो एक तरह से, कि जब भी डेट के केस में, इक्विटी के केस में नहीं होगा, प्रेफरेंस शेयर के केस में नहीं होगा, लेकिन जब भी डेट होगा, मतलब लोन है, डिबेंचर है, ऐसी कोई भी चीज है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते समय मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 - टी, Minus T. टैक्स रेट। अगर इसका टैक्स रेट 40% होता तो हम लोग करते 11% मल्टीप्लाइड बाय 1 - 0.4। 11% मल्टीप्लाइड बाय 0.6, तो आंसर आ जाता 6.6%। कॉस्ट ऑफ लोन हो जाता 6.6%। क्लियर है यहां तक? ये 1 - टी क्यों होता है वीडियो देख लेना, अगली क्लास में समझा दूंगा। अभी रट्टा मार लो, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, टाइम बहुत कम है। ठीक है, अब देखो, जब नॉर्मल लोन होता है ना, तब तो क्या होता है कि सपोज अगर 10 लाख का लोन है तो हम 10 लाख पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब डिबेंचर होता है ना, तो आपने पहले पढ़ा भी होगा, ये डिबेंचर कैन बी इशूड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट। डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट प्रीमियम और प्राइस। हाँ सर। डिस्काउंट। वो कॉन्सेप्ट पता है? हाँ तो हो सकता है, हाँ सर। ऐसा हो सकता है कि हमें मिले 5 लाख रुपया, हमें मिला 4,80,000, लेकिन हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे 5 लाख के हिसाब से। वाई? बिकॉज इट वॉज इशूड एट अ डिस्काउंट, या इट इज गोइंग टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अदरवाइज सिली मिस्टेक हो जाएगी।
जब भी डिबेंचर का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और डिबेंचर के आगे लिखा होगा, सपोज लिखा है 12% डिबेंचर, ये 12% सर इस अमाउंट से सर कैलकुलेट नहीं होगा, फेस वैल्यू से कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू से कैलकुलेट होता है। मैं, हाँ सर सुना, सब चल हाँ, रहा है, बोलिए आप। डिबेंचर के केस में एक चीज ध्यान से नोट करके रख लो, अभी मैं सिंपल केस करा रहा हूं, डिस्काउंट और प्रीमियम वाले केस अभी नहीं करा रहा हूं, पहले सिंपल केस समझ लो, फिर कॉम्प्लिकेटेड केस भी समझेंगे। सिंपल केस ही हम्म। बता रहा हूं, लेकिन एक बात हमेशा हमेशा याद रखना, ये जो भी 12% या 11% या 10% लिखा होता है ना, दैट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू। हो सकता है फेस वैल्यू सर। डिबेंचर की फेस वैल्यू 1 लाख हो, लेकिन आपने डिस्काउंट में इशू किया, आपको 80,000 ही मिले, तो ये 80,000 से कुछ डिस्काउंट नहीं वैल्यू। होता। जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पूरे फेस वैल्यू पे करेंगे। ऐसा भी हो सकता है फेस वैल्यू 1 लाख है, आपको 1,25,000 मिले, मतलब डिबेंचर इशूड एट अ प्रीमियम, तब भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू यानी 1 लाख पे ही होगा, 1,25,000 पे नहीं होगा। ये बात भी समझ में आ गई? क्लियर है? वेरी गुड। यस सर। हाँ। तो फिर एक काम करते हैं, जल्दी से एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व हम्म। करते हैं। जो मुदित ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, उसमें से एक प्रॉब्लम हाँ सॉल्व सर। करते हैं। मुदित, आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे उसमें Yes. इलस्ट्रेशन नंबर 2 बहुत सिंपल है, पहले सिंपल वाली चीज देखते हैं। हाँ फर्म, सर। आप सुनिए क्वेश्चन सुनिए, फर्म फाइनेंसेस ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट्स बाय 40% डेट एंड 60% इक्विटी। जितना भी बिजनेस है उसको फाइनेंस किया है दो तरीके से, इक्विटी है 60% और हाँ Yes, डेट sir. सर। है 40%। ठीक है? द एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज 10%। मतलब जो शेयर होल्डर्स जिन्होंने इक्विटी शेयर खरीदा है, जिन्होंने इक्विटी में पैसा डाला है, उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उनको चाहिए कम से कम 10%। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी का कॉस्ट हो जाएगा 10%। 10%। ये 60-40 से कंफ्यूज मत होना, ये 60-40 क्या है? 60-40 कह रहा है अगर 10 लाख टोटल कैपिटल है तो उसमें से 6 लाख 60% इक्विटी है और 4 लाख 40% 40% डेट डेप्ट है। है, लोन पर है। इस इक्विटी का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट मैंने बताया था इक्विटी के केस में क्या होता है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन वही कॉस्ट होता है। तो यहां क्वेश्चन में बोला है द एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज 10%। ओके, एंड कॉस्ट आफ्टर 10% and after tax cost of debt is 6%। डेट का कॉस्ट है 6%। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। आफ्टर टैक्स का मतलब हो सकता है पहले ये 10% रहा हो, उसको 1 - t से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आंसर आया 6%। ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, इसको वापस 1 - t से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अगर Yes. क्वेश्चन में ये नहीं बोला होता कि ये आफ्टर टैक्स है, तब हम और टैक्स रेट दी हुई होती, तब हम इसको 1 - t से मल्टीप्लाई करते। यहां पर नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी करके दिया है हमें। ओके, तो हमारा जितना भी कैपिटल है उसमें 60% इक्विटी है, 40% डेट है। इक्विटी का कॉस्ट 10% है और डेट का कॉस्ट 6% है। ये, 6%. हाँ, ये हमें अलग अलग दोनों की कॉस्ट पता है, लेकिन अगर मैं अपने पूरे कैपिटल की ओवरऑल एवरेज कॉस्ट बताऊं तो कितना होगा, कैसे निकालेंगे? सपोज आप दोनों जन बाहर ट्रीट पे जाते हो, तो हम्म। मनीष ने लेट्स से 4 पिज्जा खाए और मुदित ने 6 पिज्जा खाए। हम्म। ओके, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं अलग अलग मत बताओ, दोनों का एवरेज बताओ, एवरेज कितने पिज्जा खाए? क्या करोगे? 4 + 6 प्लस करेंगे सर। डिवाइडेड बाई 2, 10। 10. तो आप बोलोगे एवरेज 5।
पाए हाँ। है ना। अब देखो यहां पर क्या है, अगर आपका इक्विटी 50% होता और डेट भी 50% होता, तो आप दोनों के रेट का एवरेज निकाल देते तो आंसर आ जाता कि एवरेज कॉस्ट इक्विटी में थोड़ा ज्यादा लगता है, डेट में थोड़ा कम लगता है, मिलाकर एवरेज अब ये लगता आता है। लेकिन यहां पर आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। ऐसे समझो इसको, लेट्स से आपकी 6 लाख की इक्विटी है, ओके, और आपका डेट 4 लाख है, 60-40 आ गया रेशियो। इसका कॉस्ट है 10%, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया, 10% ऑफ 6 लाख इज हाउ मच, 60,000। इसका कॉस्ट है 6%, तो 6% ऑफ 4 लाख कितना आ गया बताओ, 2,40,000, करेक्ट। Yes. 10% मल्टीप्लाइड बाय दिस, 6% मल्टीप्लाइड बाय दिस, दोनों का टोटल करेंगे, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा, ये एक मिनट मैंने गलत लिख दिया भाई, ये 2,40,000 नहीं होगा, 24,000 ही होगा ना, मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया था। 6% ऑफ 4 लाख 24,000 ही तो होगा। हाँ सर, मैंने 24,000 ही बोल रहा था। हाँ, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। इन दोनों को आप प्लस करेंगे, आपका टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, आपका टोटल कैपिटल 10 लाख है, 84,000. 84,000, 84,000। अगर परसेंटेज में निकालोगे तो कितना आएगा, ये 84,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख 8.4% आएगा। चेक कर लो, Yes. आ रहा है 8.4%, समझ में आ गया। अब इसको निकालने का एक शॉर्टकट बता देता हूं, वेटेड एवरेज जो मैं बोल रहा था ना, अभी शॉर्टकट तरीके से इसी चीज को निकाल देते हैं, इतना मल्टीप्लाई करके ऐड करके फिर डिवाइड करना, इतना करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट तरीका बताता हूं। आपके कैपिटल में दो कंपोनेंट हैं, कैपिटल का फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट। पहला वाला इक्विटी है, इक्विटी का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कितना है इक्विटी का बताओ, 10% है ना। 60. हाँ 10%। अच्छा, ओके, नहीं नहीं, वैसे. हाँ कॉस्ट ओके. कॉस्ट 10% है। ओके, हाँ, 10%, 10%. डेट का हाँ, कॉस्ट 10%. कितना है बताओ, डेट का कॉस्ट बताओ, 6। 6%। ठीक है, उसके बाद बताओ इसका प्रोपोर्शन कितना है, प्रोपोर्शन समझते हो ना, 50-50 है, 60-40 है, 70-30 है, क्या है, प्रोपोर्शन है सर 60%। हाँ 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 सर, 60% है। हाँ, प्रोपोर्शन है 60% और इसका प्रोपोर्शन है 40%। 40%। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इन दोनों को सर हाँ, कितना आएगा बताओ, 60, यहाँ पे 60 का 10% 6%। कितना होगा, 6% होगा। 6%, हाँ सर। और तो 4। 40% का 6% कर लो कैलकुलेटर में, कितना होगा, कैलसी निकाला, 2.4। 2.4। इसको टोटल करो कितना आता है, 8.4। 8.4 8.4. आ गया। अब पीछे जाएं, यहां हमने क्या यस सर। कैलकुलेट किया था, 8.4। 8.4%। ये लंबा मेथड है, हर एक का इंडिविजुअली कॉस्ट निकालो, फिर उसको टोटल करके 84,000 आया, दैट डिवाइडेड बाय 10 लाख 8.4%। ये शॉर्टकट मेथड। हम्म। तो बुक में आप जितने भी सॉल्यूशन देखोगे ना, वो इस तरीके से सॉल्व किए हुए रहते हैं। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की निकालते हैं, तो फॉर एग्जांपल डेट निकालते समय जो उसका इंटरेस्ट रेट है मल्टीप्लाइड बाय 1 - t करते हैं, याद है, 1 - टैक्स रेट। वो क्यों करते हैं, वो समझ में आ गया, आपने वो वीडियोस देखे मेरे। अभी एग्जाम आ रहा है, टाइम बहुत कम है, इसीलिए एक एक चीज अभी डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। ऑलराइट।
तो वो समझ में आ गया या उसमें कोई डाउट है 1 माइनस टी से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? नहीं सर, समझ आ गया, एक बार सम करेंगे तो एक बार और क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम लोग अभी एग्जाम पे फोकस करते हैं, बहुत कम टाइम है। अगर नहीं भी समझ में आया मैं एग्जाम के बाद आपको अच्छे से समझा दूंगा, अभी बस याद रख लो 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करना है। जब भी क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, जैसे हमने क्वेश्चन किया था आफ्टर टैक्स ही 6% है, तब 1 माइनस टी से मत करना, वो ऑलरेडी 1 माइनस टी करने के बाद है। दूसरी बात, डेट के केस में अगर कभी कॉस्ट ऑफ डेट इनडायरेक्ट मेथड से निकालना पड़ जाए, मतलब दिया हुआ नहीं हो, निकालना पड़ जाए कि इंटरेस्ट कितना है डिवाइडेड बाय हमें एक्चुअली कितना पैसा मिला। हमने क्वेश्चन किया था ना, वी इशूड डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 2.5%। तो उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट निकालते हैं डिवाइडेड बाय एक्चुअली हमें कितना पैसा मिला। ठीक है, डिबेंचर कितने का भी हो डजेंट मैटर। तो हो सकता है हमने डिस्काउंट पे इशू किया, हमें कुछ कम पैसे मिले होंगे। हो सकता है कुछ इशू एक्सपेंसेस भी रहे हों। अगर आपको याद है पिछले प्रॉब्लम में जो हमने डिस्कस किया था, 2.5% डिस्काउंट था और 2 लाख रुपए इशू प्राइस था, इशू का कॉस्ट था। तो ये दोनों को एडजस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमें कितने पैसे मिल रहे हैं। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय हाउ मच मनी वी एक्चुअली गॉट, हाउ मच कैपिटल वी एक्चुअली गॉट। नाउ और एक इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखनी है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम इंटरेस्ट किस चीज से कैलकुलेट करेंगे? हमें जितना पैसा मिला, हमें जितना मिल रहा है उससे कैलकुलेट करेंगे, या फिर फेस वैल्यू से? ₹100 का डिवेंचर है, मैंने 90 रुपीज में इशू किया, मतलब 10% डिस्काउंट पे इशू किया। ठीक है, उस पे 10% इंटरेस्ट लगना है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना पे होगा? मुझे 90 रुपीज मिल रहे हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना पे होगा? 10% इंटरेस्ट दूंगा ना, बट 10% ऑफ वॉट? 100 रुपए पे 10% दूंगा या 90 रुपए पे 10% दूंगा? तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया 10% डिस्काउंट पे, मतलब 90 रुपए मुझे एक्चुअली मिले बैंक में। ओके, हाँ सर। डिबेंचर के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है, तो मैं इंटरेस्ट हाँ कितना पे करूंगा हर साल? हाँ। हर साल कितना इंटरेस्ट पे करूंगा? सर 10% करोगे ना आप? हाँ, 100 रुपए का डिबेंचर मैंने 10% डिस्काउंट में इशू किया, मुझे 90 रुपए मिले बैंक में, और उस पर 10% इंटरेस्ट देना है, तो मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा हर साल? इतना मुश्किल है कि आपने लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट 10% देना है, तो कैलकुलेट करना है आपको। दो ही आंसर होंगे, या तो 10 रुपया या 9 रुपया, उसमें से एक चूज करना है ना। तो कैलकुलेशन मुश्किल है, और चॉइस भी सिंपली गेस भी मारोगे तो कितना टाइम लगाओगे? सर 10% होगा ना? 10 ही। 10% ही है, अमाउंट कितना होगा? 10 रुपए। 9 रुपए क्यों नहीं होगा? मैंने 10%, नहीं 10 नहीं, इसको चेंज कर देते हैं। मैंने 15% डिबेंचर इशू किया है, फेस वैल्यू 100 रुपीज, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो मुझे एक्चुअली 90 रुपए मिले, 90 रुपीज इज वॉट आई गॉट फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर। मेरे पास कैपिटल इतनी आई है। अब जब मैं डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेशन बताओ चलो जल्दी से। डिबेंचर इंटरेस्ट 15% होगा ना? 15% ऑफ वॉट? हाँ। 15% ऑफ वॉट? फेस वैल्यू। फेस फेस वैल्यू। वैल्यू। तो आंसर होगा 15 रुपीज। पिछली बार आपको याद होगा, कैलकुलेट करते टाइम आपने ये प्राइस के ऊपर डिबेंचर का कॉस्ट निकाल दिया था, इंटरेस्ट निकाल दिया था। तो मैंने आपको आईपीएल की टिकट वाला एग्जांपल दिया था, वो याद है? आपने कितने में हाँ भी हाँ। खरीदा, डजेंट मैटर,
तो डिबेंचर होल्डर ने चाहे 90 रुपए देके डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा हो, इंटरेस्ट उसको पूरा फेस वैल्यू का मिलेगा। याद आ गया? ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट में ये दो बातें थी, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर आप लोग सब समझते हैं क्या होता है? दोनों जन समझते हैं? नहीं समझते? चलिए मैं बता देता हूं। नहीं, जो कंपनी इशू करती है अपना। हाँ, तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें क्या क्या हो सकता है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल भी दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, उसके बाद आता है रिजर्व्स। इसमें कई तरह के रिजर्व्स हो सकते हैं, बट क्वेश्चंस में नॉर्मली जो पूछा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। और उसके बाद आता है डेट। डेट या तो इंस्टीट्यूशनल लोन हो होगा। सकता है, बैंक से लोन लिया है ऐसा कुछ, या फिर इन द नेचर ऑफ अ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर। ओके, तो इनमें क्या चीजें ध्यान में रखते हैं? पहली बात ध्यान में रखते हैं कॉस्ट निकालते समय, डेट के केस में 1 - T का एडजस्टमेंट, ये ध्यान में रखना है। दूसरा, हमने जब डेट इशू किया तो हमें कितना पैसा एक्चुअली में मिला, अगर डिस्काउंट पे इशू किया था तो कैसे होगा। सो इशूड एट अ डिस्काउंट और प्रीमियम, उसका एडजस्टमेंट, रिडेम्पशन एट अ डिस्काउंट और प्रीमियम, उसका एडजस्टमेंट। ठीक है, ये डेट के केस में करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। ये आईपीएल वाला एग्जांपल, आईपीएल के टिकट वाला एग्जांपल। नेक्स्ट, हाँ सर। लेट्स टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में 1 - T का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज जब हम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देते हैं तो इनकम टैक्स में वो एक्सपेंस नहीं माना जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, इनकम टैक्स में एक्सपेंस नहीं माना जाता है, इसीलिए 1 - T का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये मैंने उस वीडियो में भी समझाया था, तो आपको, अगर आपको समझ में आ गया तो आप रिलेट कर पाएंगे। दूसरी बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा पता नहीं है। कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया, ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मैक्सिमम पे आउट फिक्स होता है। तो जैसे डिबेंचर के आगे लिखा रहता है ना 15% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स के आगे भी लिखा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 13% प्रेफरेंस शेयर, तो उसको फेस वैल्यू का 13% देना होगा। ओके, अगर कंपनी लॉस मेकिंग हाँ है, सर। प्रॉफिट नहीं बना रही, तब नहीं भी दे तो चलेगा, तब नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट है और अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है तो उसके पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो डेट का इंटरेस्ट पे करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद, फिर लास्ट में जो बचता है दैट इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होगा। ये क्लियर हो गया? तो प्रेफरेंस शेयर में 1 - T का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो उसका एडजस्टमेंट होता है। वो फॉर्मूला वगैरह मैंने उन वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर बाद में टाइम बचेगा तो उसको वापस से एक बार देख लेंगे, नहीं तो एक बार आप फॉर्मूला देख के काम चला लो। अगर और बाकी चीजें कवर करने के बाद थोड़ा टाइम बचेगा, आई ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो। वो फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा तो याद हो जाएगा। अब चलिए यस लेट्स सर। टॉक अबाउट इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए उसमें आपको इक्विटी शेयर और डेट का कॉस्ट दिया हुआ था, लेकिन मैंने क्या बोला, स्टेप 1 क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर पता कर लो। कैपिटल स्ट्रक्चर पता कर लो मतलब कितना डेट है, कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस शेयर है। स्टेप 2 क्या है? फॉर ईच कंपोनेंट इंडिविजुअली कॉस्ट निकाल लो। फॉर ईच कंपोनेंट व्हाट इज द कॉस्ट। और तीसरा स्टेप क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लो।
वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इक्विटी है, डेट है, इसका प्रोपोर्शन 60% है, 40% है। ओके, इसका कॉस्ट 10% है और इसका 6% है। तो वेटेड एवरेज सर कैसे निकालेंगे? आपने क्या बोला अभी? मैंने सर आपने बोला क्या बोला अभी? 3 स्टेप हैं। मीटिंग में तीन बाहर निकल स्टेप गया था मैं। हाँ, 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कैपिटल स्ट्रक्चर पता लगा लो, कितना डेट है, कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस शेयर है, कितना इक्विटी शेयर है, कितना रिटेन्ड अर्निंग है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हर कंपोनेंट के लिए इंडिविजुअली कॉस्ट कितनी है, इक्विटी की कॉस्ट कितनी, डेट की कॉस्ट कितनी। और तीसरा स्टेप है वेटेड एवरेज निकाल लेना। ये हमने पिछले क्लास में किया था, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल इक्विटी का कॉस्ट आया सॉरी, उसका प्रोपोर्शन लिख लो 60% और 40%। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में 100 करोड़ है, 60 crores इज ओनली इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 40 crores इज डेट। इक्विटी शेयर का कॉस्ट है 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डेट का आफ्टर टैक्स 6%। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6% और ये आ जाएगा 2.4%। तो टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8.4% हो। ठीक है, यहां तक हम पहले कर चुके हैं। और डेट, अभी डेट का कॉस्ट निकालना क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट निकालना क्लियर है। कोई कॉम्प्लिकेटेड केस में नहीं निकाल पाओगे तो वो डिस्कस कर लेंगे, बट मोस्टली इट शुड बी क्लियर। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये जो हम निकाल, जो यहां पर आपको पिछले क्वेश्चन में 10% दिया हुआ था ना, इसको निकालते कैसे हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बोलते हैं केई, फॉर्मूला में लिखते हैं केई। केई को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हमने जब कॉस्ट की बात करी, आपको शायद याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था, अगर आप कहीं से लोन लेके बिजनेस कर रहे हो तो उसको आपको इंटरेस्ट अच्छा। देना पड़ता है। आपने डेट लिया, डेट हाँ का हाँ। इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। आपने अपना पैसा लगाया है तो आप खुद को तो इंटरेस्ट दे रहे हो। आपने अपनी पॉकेट मनी सेव करके, आपके पास इन्वेस्टमेंट थे, वो पैसे से आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो आप क्या खुद को इंटरेस्ट दोगे? नहीं दोगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? इसको हम फिर क्या, इसके लिए कॉस्ट किसको बोलेंगे? आपको शायद याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था कि आप लेट्स से आपने कोई छोटा सा बिजनेस शुरू किया अपनी पॉकेट मनी से, और लेट्स से 100 रुपीज का बिजनेस था, 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट करे, कैपिटल लगाई और 5 रुपए कमाए। आप जाते हो अपने फादर के पास कि देखो मैंने ये 100 रुपए के बिजनेस में 5 रुपए कमाए, तो ही विल से वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड, बट बैंक में एफडी कर देते तो 7 रुपया कमा लेते, इतना मेहनत भी नहीं लगती, वो टाइम में पढ़ाई कर सकते थे, कुछ और कर सकते थे। ये कॉन्सेप्ट याद है? बताया था ना मैंने। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है कि एक शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन होती है, बिजनेस ओनर की जो एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं इससे कितना कमा लूंगा, मैं इस इन्वेस्टमेंट से कितना कमा लूंगा, दैट इज द कॉस्ट। डेट के केस में फिक्स्ड होता है, डिफाइंड होता है। 10% डिवेंचर है तो 10% इज द कॉस्ट, उसको फर्दर टैक्स के लिए एडजस्ट करते हैं। लेकिन इक्विटी के केस में डिफाइंड नहीं होता है, कस्टमर की, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये डायरेक्टली हमें अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है, कई बार कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ जाती है, तो निकालेंगे कैसे? मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। देखो, वी आर डिस्कसिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आप 2 जगह पिज्जा खाने जाते हो, 2 अलग अलग जॉइंट्स हैं, 2 अलग अलग प्लेसेस हैं, दोनों जगह सेम साइज का पिज्जा है, बट यहां वाले का पिज्जा लेट्स से 100 रुपीज का है और लेट्स से यहां वाले का पिज्जा 150 रुपीज का है। ओके, आप ये वाले जॉइंट पे जाते हो, बोलते हो हाँ ठीक है, गुड वैल्यू फॉर मनी, 100 रुपीज में ये पिज्जा अच्छा है। आप दूसरी जगह जाते हो, यू आर विलिंग टू पे 150 और आप इसके लिए भी बोलते हो अरे ये भी गुड वैल्यू फॉर मनी। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों पिज्जा तो सेम है, साइज सेम है, क्वांटिटी सेम है,
फिर एक के लिए आप 150 देके खुश हो, एक के लिए आप 100 देके खुश हो, ऐसा कब हो सकता है? ये तभी पॉसिबल है, क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी, जब ये वाले पिज्जा का टेस्ट बेटर हो, उसमें टॉपिंग्स थोड़ी बेटर हो, उसमें चीज थोड़ा बेटर हो, ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना। अदरवाइज आप बेवकूफ तो नहीं है कि आप 150 दे करके भी खुश हो जाएंगे, राइट? आप यहां पर 150 पे कर रहे हो, लेकिन इस 150 के बदले में आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये वाली दुकान से बेटर पिज्जा यहां पे मिलेगा, तभी आप 150 दे रहे हो ना। तो उस चीज के लिए आप कितना पे कर रहे हो, उससे मैं पता लगा सकता हूं आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है। अगर ये दोनों शॉप, ये और ये दोनों शॉप सेम क्वालिटी का पिज्जा बेचें, तो इसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। आप यहां जाओगे क्या कभी खाने के लिए? अगर सेम पिज्जा के लिए वो आपसे 150 मांगेगा, अब मजबूरी में चले गए अलग बात है, बट रेगुलरली तो आप नहीं जाओगे ना वहां पे। यू विल ऑलवेज प्रेफर द फर्स्ट शॉप। तो आप उस चीज के लिए ज्यादा पेमेंट तभी करने को रेडी हो जब आपको बदले में वैल्यू ज्यादा मिल रही है। या मैं घुमा के कहूं कि आप किसी चीज के लिए ज्यादा पैसे देने को रेडी हो, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन वहां से ज्यादा है, राइट? तो जब कोई पर्सन बिजनेस में पैसा लगाता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? प्रॉफिट ही होगा, मतलब लॉस का वो मतलब चांस। कमाएगा, बिजनेस से कुछ पैसे कमाएगा, लॉस के लिए तो कोई नहीं, सब प्रॉफिट ही सोच के करते हैं। तो उस बिजनेस के लिए वो कितने पैसे लगाने को तैयार है और उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, इससे उसकी एक्सपेक्टेशन का पता चल जाएगा, परसेंटेज में निकाल लेंगे, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग शार्क टैंक देखते हो क्या? थोड़ा बहुत समझ में मैंने आता है ना, रिस्की बिजनेस में इन्वेस्टर को ज्यादा सेफ्टी चाहिए होती है, वो ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न हाँ, मांगता है। इसलिए वो मांगते हो, क्या हाँ, बोलते हो। रिस्की बिजनेस में दे वांट टू मेक श्योर देयर मनी कम्स बैक, दे मेक अ प्रॉफिट, ऑल दैट। कभी एग्जाम के बाद टाइम रहा तो शार्क टैंक के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, क्लासेस करेंगे। बट अभी अभी एग्जाम पे अभी हाँ सर। वापस आ जाओ, अभी वो लोग के बारे में मत सोचना, अभी जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो। तो सपोज मैंने आपको बोला कि आप एक कंपनी का शेयर खरीद लो मुदित, ये आपको हर साल, सर एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, सर वो शार्क टैंक में इक्विटी होता है, मतलब इतना इक्विटी दिया उतना इक्विटी दिया। सर वो शार्क्स पैसे कैसे कमाते हैं इक्विटी से? वो मतलब एक बात करोड़ में से डिस्कस करेंगे। 5% इक्विटी है। आपको चाहिए तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, मुझे तो बहुत मजा आता है इसमें। बट लेकिन अभी एग्जाम पे फोकस करते हैं, ठीक है? ओके आप सर। एग्जाम कर लो, एक बार फ्री हो जाओ, फिर आराम से मेरे को बोलना, आराम से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शार्क टैंक का कोई एपिसोड वगैरह लगा के भी डिस्कशन कर सकते हैं, फाइनेंशियल उसका कैसे बनता है। अभी इस पे हाँ फोकस ओके। करो, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी। हाँ, तो चलो, मुदित या मनीष, दोनों जन में से कोई भी बोलो। मैं आपको बोल रहा हूं, आप इस कंपनी का शेयर खरीद लो, ओके? ये शेयर आपको हर साल 10 रुपए डिविडेंड देगा, हर साल 10 रुपए डिविडेंड देगा। अब कोई कैलकुलेशन नहीं है, अपने मन से बताओ, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कैलकुलेट करने की कोशिश मत करना, अपने मन से बताओ। हर साल 10 रुपए मिलने वाले हैं, तो आप आज कितना इन्वेस्ट करने को रेडी हो? आप इस कंपनी का शेयर कितने भाव में खरीद लोगे? कितना साल तक कम से कम? जब तक परपेचुअल होता है ना शेयर, तो जब तक कंपनी है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, वी डोंट नो। बट जब ओके कंपनी सर। खत्म होगी तो आपको वापस मिल जाएंगे 100 रुपए, अगर बैंकरप्ट नहीं हुई तो। उतना कॉम्प्लिकेटेड सर मत प्राइस करो, कितना है सिंपल। शेयर? हाँ, शेयर्स की प्राइस कितने हैं अभी? शेयर्स की मैं प्राइस कितने यही हैं? आपसे पूछ रहा हूं, आप इसका कितना प्राइस लगाओगे? ओ। अरे गेस कर, कोई कैलकुलेशन नहीं है, अंदाज से एक नंबर बोल। सर हर साल 10 का है इसका देगा प्रॉफिट, कम से कम। सर 100 लेंगे शेयर का एक प्राइस। आप 100 रुपीज देने को तैयार हो इस शेयर के लिए? अगर आपने इस शेयर के लिए 100 रुपए दिए, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 100। इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है हर साल? कितना? इस साल, 1 साल की बात करते हैं, इस साल आपने जो 100 रुपए लगा रखे हैं, आपको कितने पैसे मिल जाएंगे? 10 रुपए मिल जाएंगे आपको। आपके लिए रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया?
आपके लिए रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया? 10% हो गया ना? सर 10% हो अब गया। समझ में आ गया? आपकी इस शेयर हाँ, आप से समझा। एक्सपेक्टेशन 10% है, इसीलिए आपकी शेयर से एक्सपेक्टेशन 10% है, इसीलिए अगर शेयर 10 रुपए कमा के दे रहा है तो आप 100 रुपए तक उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो, तभी आपका 10% बैठेगा ना। ओके, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज किसी का, तो इसको मैं 1 मिनट, इसको मैं जरा अच्छे से लिख देता हूं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। सिंपली तो है ना, आपने कितने पैसे लगाए वो शेयर की प्राइस है, कितना इन्वेस्ट करा शेयर में, और उससे आपको रिटर्न हर साल कितना मिलेगा, वो डिविडेंड है। तो वन डिवाइडेड बाय द अदर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अभी जो हमने एग्जाम्पल कैलकुलेट किया और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं अगर परसेंटेज में आंसर चाहिए तो अभी जो हमने किया 10% आया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैसे आया? 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। वो ये सिर्फ उसके लिए है, मतलब परसेंटेज साइन के लिए। एक्चुअली कैलकुलेशन इतना सही है, 10 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आएगा 0.1। परसेंटेज में लिखेंगे तो 10%, नहीं तो 0.1। क्लियर है ना यहां तक? क्लियर है तो अब देखो, मैं सिंपली लिख रहा हूं के ई इज इक्वल टू डिविडेंड बाय प्राइस। अब ध्यान से सुनो, आपकी किसी भी शेयर के इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन है 10% रिटर्न मिल जाए तो अच्छा है। ओके, मैं आपको पूछ रहा हूं, एक्सपेक्टेशन 10% है, मतलब कैन आई से के ई 10% है? आई कैन से दैट। सो आई कैन राइट 10% इज इक्वल टू डिविडेंड बाय प्राइस। अगर मैं आपको कोई भी शेयर है, आपने एक शेयर था, आपने उसके लिए 100 रुपए दिए, तो उसमें से डिविडेंड आपको कितना आ जाएगा? 10 रुपए आ जाएगा। तभी तो आपकी एक्सपेक्टेशन 10% की फुलफिल होगी ना। कोई दूसरा शेयर है, उसके लिए अच्छा। आप 150 रुपीज देने को तैयार हो, तो उस शेयर का डिविडेंड कितना होगा? वो शेयर आपको कितना डिविडेंड दे रहा है कि आप उसके लिए 150 रुपए देने को तैयार हो गए? अगर 10 रुपए डिविडेंड दे रहा था, आप 100 रुपए देने को तैयार थे। अब आप 150 देने को तैयार हो, तो वो शेयर कितना डिविडेंड दे रहा होगा? 15 रुपए का। सर 15 15 15, हाँ। 15 का डिविडेंड दे रहा होगा ना। अरे इस फॉर्मूला में हाँ बैठा सर। दो ना। 10% is equal to dividend, we don't know the dividend, divided by price, we know the price 150। कैलकुलेट करो, डिविडेंड इज इक्वल टू 10% इंटू 150, आंसर आ जाएगा 15। जो शेयर आपको ज्यादा कमा के दे रहा है, उसके लिए आप ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाओगे ताकि आपका 10% बैठे। तो हाँ शेयर सर। की मार्केट प्राइस और डिविडेंड में लिंक होता है। मतलब शेयर की मार्केट प्राइस और उससे हम कितना कमा रहे हैं उसमें सिंपल लिंक होता है। जितना उससे कमा रहे हैं डिवाइडेड बाय जितना उसकी प्राइस है, दैट इज माय रिटर्न एज अ शेयर होल्डर। करेक्ट? सिंपल है ना, कोई कंफ्यूजन? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक कंपनी है जिसका करंट मार्केट प्राइस यानी पी इज इक्वल टू 60 रुपीज है, और डिविडेंड देती है 3 रुपए का, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा?
जो कंपनी 3 रुपए का डिविडेंड दे रही है उसके लिए आप 60 रुपए देने को तैयार हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है कैलकुलेट करने में? सामने फॉर्मूला लिखा है। बताओ। 0.05। हाँ, 0.05, यानी अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में लिखूं तो 5%। ये क्लियर है? अभी देखो और एक चीज देखो, क्या होता है कि जो कंपनी हर साल डिविडेंड देगी, मैंने शेयर आज खरीदा, लेकिन जो हर साल डिविडेंड देगी, नॉर्मली कंपनीज का बिजनेस, कोई भी बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करता है, तो हो सकता है वो डिविडेंड भी धीरे धीरे ग्रो करे। ठीक है? अगर वो इस साल 5 रुपए दे रही है, लेकिन लेट से अगले साल 6 रुपए, उसके अगले साल 7 रुपए, उसके अगले साल 8 रुपए, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो आज मैं उसके लिए 60 रुपीज से ज्यादा देने को तैयार हो जाऊंगा। ओके? तो जब वो होता है तो फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, D/P प्लस G, वेयर G इज इक्वल टू ग्रोथ रेट। तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं, ये कैलकुलेशन को भूल जाओ, मैं आपको बोल रहा हूं कि G इज इक्वल टू 10%, मतलब मैं जो 60 रुपीज दे रहा हूं ना, मुझे इस साल डिविडेंड 3 रुपए मिलेगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हर साल डिविडेंड ग्रो करेगा 10% से। तो कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी? D3 डिवाइडेड बाय P 60 प्लस G 10% लिख लो, 10 डिवाइडेड बाय 100, या 0.10 लिख लो, बात एक ही है। तो आंसर आएगा 0.05 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 0.15, और इन अदर वर्ड्स 15%। समझ आ गया? सिंपल है। अब इसमें एक और मॉडिफिकेशन बता रहा हूं। पहले हमने देखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड बाय प्राइस, फिर हमने देखा डिविडेंड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और एक तरीके से निकाला जा सकता है, डिविडेंड वो पैसा है जो कंपनी आपको पे आउट करती है, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से आपको पे कर देती है शेयर होल्डर को, उसको डिविडेंड बोलते हैं। अगर कंपनी पे ना करे डिविडेंड, तो प्रॉफिट कमाने के बाद भी डिविडेंड पे नहीं करे, ऐसा पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, किसने का पॉसिबल नहीं है? कंपनी लॉस में नहीं, लॉस नहीं, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कमा रही है फिर भी डिविडेंड नहीं दे रही है, ऐसा हो सकता है? अरे बिजनेस में वापस पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ऑप्शनल हो जाएगा कंपनी नहीं की नहीं मर्जी है नहीं कि नहीं, वो हाँ, देनी है या शेयर नहीं। होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का ही डिसीजन होता है, शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं तभी ऐसा होता है। बट बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिविडेंड नहीं देती हैं, या सारा डिविडेंड नहीं देती हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वापस बिजनेस में डाल देती हैं। तो शेयर होल्डर्स को चीट नहीं कर रहे वो लोग, क्योंकि उससे शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, बिजनेस की वैल्यू बढ़ रही है ना, फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉफिट होगा। राइट? तो वो डिविडेंड दे या नहीं दे, इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना अर्न कर रही है कंपनी उससे फर्क पड़ता है। तो कई बार इस कैलकुलेशन में D/P की जगह अर्निंग्स, कंपनी की अर्निंग डिवाइडेड बाय प्राइस, ये भी यूज कर। अर्निंग्स मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसमें से सारे बाहर वालों को पे करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद, कंपनी कितना कमा रही है उसमें से सारे बाहर वालों को टैक्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद जो पैसा बच रहा है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है। वो डिविडेंड दे या नहीं दे, अगर डिविडेंड देगी तो ठीक है, कैश मिल रहा है शेयर होल्डर को, अगर नहीं भी देगी तो शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, फ्यूचर में और ज्यादा। मीटिंग मीटिंग से बाहर चले जा एज रहा लॉन्ग हूँ, एज कनेक्ट कंपनी ही नहीं इज हो पा रहा हूँ। मेकिंग, एज लॉन्ग एज कंपनी इज मेकिंग अ प्रॉफिट, आई विल बी विलिंग टू पे फॉर इट। वो डिविडेंड दे या नहीं दे, इट डजेंट मैटर।
तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते टाइम हम लोग डिविडेंड बाय प्राइस भी कर सकते हैं और अर्निंग्स बाय प्राइस भी कर सकते हैं। और अगर ये अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं तो जैसे यहां पर हमने प्लस जी लगाया था, यहां पर प्लस जी लगा, यहां पे भी प्लस जी लगाना होगा। ये अज्यूम मत करना कभी भी, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ग्रोथ के बारे में बोला है तो ही वो जी का नंबर आएगा, अदरवाइज सिंपली डी बाई पी या ई बाई पी से निकाल दें कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, यहां तक सर समझ क्या में बोला आ आप? गया? मेरा फोन आ गया था तो बिजी था, और रिपीट कीजिए क्या बोला। मैंने बोला डी बाई पी से निकाल दो या ई बाई पी से निकाल दो, क्वेश्चन में जो भी दिया है दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में ग्रोथ का नंबर दिया है तो डी बाई पी प्लस जी हो जाएगा, और अगर ग्रोथ का नंबर दिया है तो ई बाई पी प्लस जी हो जाएगा। अगर नहीं दिया तो अपने मन से ग्रोथ का नंबर अज्यूम मत करना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्चुअली मुश्किल नहीं है निकालना। और अगर क्वेश्चन में दे दिया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना है, इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन इतना है, फिर तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। तो ये पूरा प्रॉपर फॉर्मूला है कॉस्ट का? दोनों ही फॉर्मूला है, क्वेश्चन में डिविडेंड दिया है या अर्निंग उस पर डिपेंड करता है। पहला फॉर्मूला है डी डिवाइडेड बाई पी, और अगर ग्रोथ का नंबर दिया है तो प्लस जी भी लगा दो, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। दूसरा फॉर्मूला है ई डिवाइडेड बाई पी, फॉर्मूला सेम ही है और ग्रोथ का नंबर दिया है तो प्लस जी लगा दो। फॉर्मूला सेम ही है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में डिविडेंड दिया है या अर्निंग्स दिया है। ऑलराइट, समझ आ गया? अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, market price is equal to 60 rupees and dividend is expected to be 3 rupees per year and dividend का growth rate is equal to 10% every year. Cost of equity कैसे निकलेगा? Cost of equity is equal to D by P plus G. आंसर आएगा 3 divided by 60 plus 0.10 is equal to 0.05 plus 0.10 is equal to 0.15 और is equal to 15%। ये आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, शेयर की मार्केट प्राइस क्या होती अगर एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 12% होता। ये जो 10% है, ये 10 की जगह 12% होता तो शेयर की मार्केट प्राइस क्या होती? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने निकाल लिया 15%। अब देखो, के इज इक्वल टू डी बाई पी प्लस जी, तो 15% इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई पी प्लस ग्रोथ दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 10%, सो आई कैन से 15, इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं, 0.15 माइनस 0.10 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई पी। सो आई कैन से P is equal to 3 divided by 0.15 minus 0.10. Therefore, P is equal to 3 divided by 0.05. कितना आएगा आंसर बताओ? ओ सॉरी, यहां पे गलती कर दी मैंने, ये ग्रोथ का नंबर 10 नहीं होगा, 12 होगा। अगर 12% होता तो ये 0.12 होगा, ये 12 होगा, तो P इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 0.03। आंसर बताओ, कैलकुलेट करके देख लो, आंसर आएगा 100। 100। हाँ, तो लेट्स लुक एट दिस सिचुएशन अगेन, वापस से एक बार सिचुएशन को देखते हैं। हमने पहले कॉस्ट कैलकुलेट किया
डी बाई पी प्लस जी, ये फॉर्मूला है ना, हमने पहले सिचुएशन में कॉस्ट कैलकुलेट किया 3/60 प्लस 0.10, जब हमारा ग्रोथ रेट 10% था, तो आंसर आया 15%। हमारी एक्सपेक्टेशन तो सेम ही रहेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज नहीं होगा। सेकेंड सिचुएशन में मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशन 15% है और इस कंपनी का ग्रोथ रेट अब 10 की जगह 12% है, 0.12, तो और ये डिविडेंड 3 रुपया दे रही है इस साल, तो मैं इसके लिए कितने पैसे देने को तैयार हूं? ऑब्वियसली मैं इसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाऊंगा। इंस्टेड ऑफ 60 रुपीज, नाउ आई विल बी विलिंग टू पे 100 रुपीज फॉर दिस। क्योंकि वाई, मेरा एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं हुआ, मेरा एक्सपेक्टेशन 15 ही है, लेकिन अब ये वाली कंपनी 10% ग्रोथ दे रही थी, अब ये वाली कंपनी 12% ग्रोथ दे रही है, तो मैं इसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं। तो ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग कितनी होगी और शेयर का प्राइस कितना है, ये चारों में रिलेशनशिप है। इसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, दूसरी तीसरी चीजें निकालनी होंगी। इसी क्वेश्चन का और एक पार्ट है, व्हाट इज द मार्केट प्राइस इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज 12%, एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 10%। अब क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज, हमने पहले कैलकुलेट किया ना 15%, अब बोल रहा है 15 नहीं, सपोज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%, इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है, सेम 3 रुपीज, प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है, एंड ग्रोथ रेट कितना है 10%। तो अब प्राइस कैलकुलेट करो कितना आएगा, प्राइस विल बी 3 डिवाइडेड बाय 0.12 माइनस 0.10। आंसर बताओ। 150। 150। अब देखो दोनों में रिलेशन एक बार जल्दी से समझ लो। के ई इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय पी प्लस जी, ये फॉर्मूला यहां मैंने लिख दिया। जब मेरी एक्सपेक्टेशन 15% थी, 3 डिवाइडेड बाय, अगर 10% ग्रोथ थी तो 60 प्लस 0.10। ओके, जब मेरी एक्सपेक्टेशन 12% हो गई, मेरी एक्सपेक्टेशन से क्या हुआ, क्या कंपनी का डिविडेंड बदला? नहीं। नहीं क्या बता कंपनी का ग्रोथ रेट बदला? नहीं। वही है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन कम हो गई, तो मैं इसके लिए कितना आंसर आया था अभी, 150 आया था ना। यस मैं 150। सेम कंपनी के लिए 150 रुपए दूं तो भी चलेगा मेरे को, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन कम हो गई। न्यूमरेटर ये वाला पार्ट चेंज नहीं हो रहा, ये और ये चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर और बड़ा हो रहा है, तो मेरा आंसर 12% आएगा। अगर 150 डाल के बैक कैलकुलेशन कर लो, 12% आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। 75 में से 22.5 डेट है, 7.5 लाख प्रेफरेंस शेयर है, टोटल 30 लाख, बाकी बचा 45। तो ये 45 क्या है, दिस इज इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को ही बिलोंग करता है। इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का ना तो अमाउंट दिया है ना प्रोपोर्शन दिया है, लेकिन ये बोला है कि दे आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। ये 45 lakhs में से इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का प्रोपोर्शन है 3:1, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 45 lakhs, और रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1
इंटू 45 लाख। ये मैंने कैसे निकाला, समझ में आ गया? अगर 45 लाख टोटल पिज्जा है तो उसके 3 स्लाइसेस इक्विटी है, 1 स्लाइस रिटेन्ड अर्निंग है, तभी तो 3:1 का रेशियो आएगा ना। सो 3/4 इज इक्विटी, 1/4 इज रिटेन्ड अर्निंग्स। सो हाउ मच विल दैट बी? 45 into 3/4 is 33.75। इक्विटी है 33.75 lakhs और बचा हुआ ये कितना होगा? 11.25 इज रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इसके बेसिस पर अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएं, ये कैलकुलेशन के बेसिस पर, सबसे पहले है इक्विटी शेयर्स। हाउ मच इज इक्विटी शेयर्स? 33.75 लैक्स में है। 33.75 लैक्स इक्विटी शेयर। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स 11.25 लैक्स रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स कितना कैलकुलेट किया था? 22.5, 22,50,000। नहीं, मैंने गलत कर दिया। 2250 नहीं, 750, 7,50,000 और डेट 22,50,000। इसका टोटल अगर करेंगे तो 75 लैक्स आ जाएगा वापस। स्टेप 1 कैपिटल स्ट्रक्चर। स्टेप 2 हर इंडिविजुअल कंपोनेंट का कॉस्ट। हर इंडिविजुअल कंपोनेंट, एक बार फिर से स्टेप्स देख लो। स्टेप 1 कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना है, कितना डेट है, कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस शेयर है, वो स्टेप हमने कर लिया। सेकेंड स्टेप हर एक कंपोनेंट का इंडिविजुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है वो अभी करेंगे, और उसके बाद लास्ट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। आगे देखो, क्वेश्चन में बोला है इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ 15%। इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन, प्राइस वगैरह कुछ आपको दी नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 15% है। मैंने आपको क्या पहले बताया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के केस में जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होती है दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट? सो वैसे हमने फॉर्मूला वगैरह भी डिस्कस किया था, के ई इज इक्वल टू डी बाई पी या डी बाई पी प्लस ग्रोथ। जी, ग्रोथ। तो यहां पर हमें कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि डिविडेंड का अमाउंट नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, हमें सीधा इसी का आंसर दे दिया है, हमें बता दिया ये 15% है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 15% है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है? 15%। 15%। नेक्स्ट, कहां गया, एक मिनट। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज टू बी कंसिडर्ड एज 10%। ये जो रिटेन्ड अर्निंग है इसका कॉस्ट क्वेश्चन में ही कह दिया 10% है। प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कितना होगा? 12% प्रेफरेंस शेयर है, तो ये 12% का डिविडेंड उसको दिया जाना है, तो इसका कॉस्ट हो गया 12%। और डेट कितना है? 15%। डेट पे इंटरेस्ट कितना पे होता है? 15%। तो डेट का कॉस्ट क्या होना चाहिए? 15% होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 - t का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है all shares and debts are in units of 100 each and tax rate is 40%। 40%। 40%। तो कॉस्ट ऑफ डेट हम लोग निकालेंगे, के डी बोलते हैं उसको, निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे? 1 - t। 15% इंटू 1 - 0.4 या 1 - 40 डिवाइडेड बाय 100। आंसर क्या आएगा? 9% आएगा।
तो कॉस्ट ऑफ डेट हो गया 9%। ओके, क्लियर सो फार? स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 कैपिटल स्ट्रक्चर निकाल लो, स्टेप 2 इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की कॉस्ट निकाल लो परसेंटेजेस में। अब इसका प्रोपोर्शन लिख लो। ये जो 33.75 लाख है, इट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 75 lakhs? तो ये डेट का तो हमें पता ही है 30%, क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट कैलकुलेट भी कर लो, दिस डिवाइडेड बाय दिस 30 आएगा। ये 10% क्वेश्चन में ही बोला था, बट कैलकुलेट भी कर लो, दिस डिवाइडेड बाय दिस 10% आएगा। 11.25 डिवाइडेड बाय 75, तो ये हो गया 15%। और 33.75 डिवाइडेड बाय 75, ये हो गया 45। 45%। इसको 45% लिख सकते हैं, या 0.45, 0.15, 0.1, 0.3 ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो लेट्स डू दैट क्विकली। ये हो जाएगा 6.75%, ये हो जाएगा 1.5%, ये हो जाएगा 1.2%, और ये हो जाएगा 2.7%। ओके, लेट्स टोटल दिस। 6.75 प्लस 1.5 प्लस 1.2 प्लस 2.7, 12.15 आ रहा है आंसर। आंसर इसमें क्या है? 12.15 मैच कर रहा है। हाँ, यस मैच है। इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर ये अभी हाफ सम हुआ है ना? यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ यहाँ तक आ गया सर, ये हाफ सम समझ गया। 3 स्टेप है। पहला स्टेप गेट द कैपिटल स्ट्रक्चर, सेकंड स्टेप इंडिविजुअल कॉस्ट, थर्ड स्टेप कॉस्ट और प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आगे देखते हैं सम में क्या बोला है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ, कैलकुलेट द कॉम्पोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो हमने कर लिया 12.15%। नेक्स्ट, if earnings before interest and taxes is 15 लाख, ईबीआईटी क्या होता है पता है आप लोग को? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टैक्स। तो उसका मतलब क्या होता है? तो आपको अगर ये दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना है 1 अर्निंग पर शेयर, 2 मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। बताइए अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अर्निंग पर शेयर क्या होता है ये बता दीजिए। आपने कितना कमाया है एक शेयर के ऊपर? तो आपकी टोटल अर्निंग्स, अर्निंग पर शेयर नाम में ही डेफिनेशन है, आपकी टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल अर्निंग्स दी हुई हैं क्या, या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बताओ। सर दे रखी 15 लाख दे रखे शायद, 15 लाख दे रखी है शायद सर। अच्छा, अगर ये 15 लाख है तो क्या 15 लाख शेयर होल्डर्स को मिल सकते हैं क्या? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, आप क्या इसमें से इंटरेस्ट नहीं दोगे, टैक्सेस नहीं दोगे? देंगे सर देंगे। देना पड़ेगा ना, शेयर होल्डर के लिए तो 15 लाख नहीं है, 15 लाख से कुछ कम होगा। तो ये 15 लाख ईबीआईटी है, ईबीआईटी इज 15 लाख। इसमें से क्या माइनस करना होगा?
इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना होगा बताओ? डेट कितना है? अभी कैलकुलेट किया था ना 15। नहीं, डेट कितना है? अच्छा डेट, ओके। डेट 22.5 लाख है। 22 लाख, 22,50,000। 22,50,000। इस पे इंटरेस्ट कितना देना है? 15। 15%। तो इंटरेस्ट होगा 3,37,500। यही आ रहा है ना? दिस यस इंटू सर, सेम है। 15%। 3,37,500 मैंने लैक्स में लिखे हैं नंबर्स। 500। ठीक है। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से इंटरेस्ट पे कर दिया, अब इसको बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट, ये अमाउंट कितना आएगा? इंटरेस्ट निकल गया। हाँ, 15 माइनस 3.375, 11.625 आ गया। आ गया। यस। अब इसमें से टैक्स पे करेंगे। 40%। हाँ, बताओ कितना होगा? 11.625 इंटू 40% इज, इसको माइनस कर दो, 4.65। सर इसमें 1 - 3 ही करेंगे क्या? अरे नहीं, 1 - t क्यों करेंगे अभी? ओके। 1 - t कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। उसका लॉजिक दूसरे एक वीडियो में समझाया था, वो आपने देखा होगा तो समझ में आया होगा। मेरे को ओके इंटरेस्ट सर, कितना देना ठीक। है? इंटरेस्ट तो पूरा 15% ही देना है ना। हम्म। 4.65 इज द टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 6.975। ठीक है। हेलो। सर 6.975 कैसे आएगा बताओ ना। 15 लाख में से इंटरेस्ट गया 3,37,500। तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा 11.625, मतलब 11,62,500। उसमें से टैक्स, टैक्स कितना होगा? 11.625 का 40%, 4.65 लाख टैक्स है, 4,65,000। यस। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 6.975। कैलकुलेशन सही है क्या? चेक कर लो एक बार। 11.625 माइनस 4.65, 6.975, 6,97,500। ये बच गया प्रॉफिट करेक्ट। आफ्टर टैक्स। क्या ये पूरा का पूरा शेयर होल्डर को मिल जाएगा? नहीं सर, इसमें से वो प्रीफरेंस है, उस पर जो डिविडेंड माइनस करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 7.5 lakhs। और उस पर डिविडेंड का रेट कितना है? ये 12%। 12। तो 12%, 7,50,000 का 12%, 90,000 विल बी द प्रेफरेंस डिविडेंड। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 0.9 lakhs। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना बचेगा? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 6,07,500। ये आंसर है,
6,07,500. 500. ओके, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यही फॉर्मूला है ना? सो लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट द ईपीएस. EPS, earnings available 6,07,500 divided by number of shares. Number of shares कैसे निकालेंगे? टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? We calculated total equity share capital to be how much? 33,75,000. 75,000. So 33,75,000 is the total. हर शेयर की फेस वैल्यू 100 है, क्वेश्चन में लिखा है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए. So you have 33,750 shares of ₹100 each. ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? नंबर ऑफ शेयर्स कहां से निकाला मैंने? हाँ, ओके, समझा. इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिए, 33,750. आंसर आ जाएगा 607,500 डिवाइडेड बाय 33,750. आंसर आ जाएगा ₹18. ईपीएस इज 18 रुपीज, तो मतलब अर्निंग पर शेयर इज 18 रुपीज. तो पहली चीज ईपीएस हमने निकाल ली, दूसरी चीज निकालनी है शेयर का मार्केट प्राइस. ठीक है, अभी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले भी ऐसे ही डिस्कस किया था हमने. वो शेयर से अर्निंग कितनी है? 18 रुपए. ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है? 15%. 15%. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग डिवाइडेड बाय प्राइस या फिर डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस. याद है ये फॉर्मूला? और ग्रोथ भी हाँ, होता है, प्लस जी. ग्रोथ तो यहां पर कुछ दिया नहीं है, तो ग्रोथ तो जीरो रहेगी. तो 0.15 या 15% इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय पी. ओके, देयरफॉर P is equal to 18 divided by 0.15. P is equal to 120 रुपया. अगर 18 रुपए का डिविडेंड है, सॉरी, अगर 18 रुपए का डिविडेंड, अगर 18 रुपए की अर्निंग है और आप शेयर के लिए 120 रुपया देते हैं, तो आपका रिटर्न 15% बैठ जाएगा. 18 divided by 120 is 15%. So if your expectation is 15%, you would be willing to pay 120 rupees for a share that is earning 18, ताकि आपका 15% कैलकुलेट हो जाए. तो आंसर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 120 रुपीज. 120. क्लियर हो गए तीनों स्टेप्स और कैसे कैलकुलेट करना है? ग्रेट. यस सर, क्लियर हो गया.